अच्छा जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि कितने किए थे तुम लोगों ने कल? 3.10 तक। आज हमने फिर 11 करना है, इसका मतलब। थ्री पॉइंट है, बुक खोल लें अपनी और वहाँ से मैं 3.11 है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लूजन्स। आपने इलास्टिक और एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, कि जो आपका बाउंसिंग बॉल है वो हर केस के अंदर जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। गिव प्लॉजिबल, मुनासिब रीज़न दें फॉर द फैक्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व इन मोस्ट केसेस, कि ज़्यादा केसेस के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। तो पहले नंबर पे जो इसके अंदर हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स है। ठीक है, 3.10 क्वेश्चन, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? ऐसा कोलिजन कि जिसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और ऐसा कोलिजन कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होते, उसको हम क्या, इसकी डेफिनेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो हैं उनमें से एक जो है वो कंजर्व होता है और दूसरा जो है वो कंजर्व नहीं होता। तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन के द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट momentum is conserved is known as inelastic collision। तो ऐसा कोलिजन जो होता है इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन का नाम जो है वो देते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इसका जो दूसरी डेफिनेशन है, ऐसा कोलिजन कि जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की आप देखें। द कोलिजन इन विच एनर्जी एंड मोमेंटम is conserved is known as elastic collision। तो जिसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम इलास्टिक कोलिजन का जो है वो नाम देते हैं। तो ये पहला उसका क्वेश्चन का था कि आप डिफ़ाइन करें कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो क्या होते हैं। वो हमने डिफ़ाइन कर दिए। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट उसमें कहता है एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। कहता अब दोनों के अंदर अब बताएं कि बाउंसिंग बॉल जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। तो देखें कि जब हमारे पास हार्ड बॉल है, एक हार्ड बॉल को अगर हम मार्बल फ्लोर के ऊपर फेंकें तो वो हार्ड बॉल जो है वो उतनी हाइट तक ही वापस आ जाएगा जिस हाइट से आपने उसको फॉल डाउन जो है वो किया होगा, क्योंकि वो जब सरफेस से टकराएगा, यानी कि फर्श के साथ टकराएगा, तो फर्श के साथ टकराते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका लॉस नहीं होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी और वो उसी हाइट तक वापस आ जाएगा जिससे आपने फेंका था।
तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर अब कोलिजन जो हमारे पास कौन सा, ये अप्रॉक्सीमेटली जो कोलिजन है हमारे पास ये इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर वो बॉल जो है वो इनिशियल हाइट तक वापस ना आ सके तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ाया हुई है, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ाया हुई है और इस वजह से वो अपनी इनिशियल हाइट तक जो है वो वापस नहीं आ सका। तो आप देखें कि हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं इधर ये लिखने लगा हूं इसका आंसर बाउंसिंग बॉल का। इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल आप देखें, इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल, ये उसका दूसरा पार्ट था, ठीक है। व्हेन द हार्ड बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द certain height and it comes back to its initial height, तो अगर वो अपनी इनिशियल हाइट तक वापस आ जाए तो इट मीन there is no loss of kinetic energy. So this is a elastic collision. तो ये हमारे पास कौन सा collision होगा? ये हमारे पास इलास्टिक collision होगा अगर वो अपनी इनिशियल हाइट तक जो है वो वापस आ जाए। लेकिन अगर वो अपनी इनिशियल हाइट तक वापस नहीं आता, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है। तो मैं अब इसका दूसरी जो है वो डेफिनेशन जो है उसको राइट डाउन करता हूँ कि if the ball does not come back to its initial height, then there is a loss of kinetic energy and this is a inelastic collision। और ये क्या होगा, ये हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है ये दो पार्ट जो है इसके हो गए। उसके बाद तीसरा पार्ट था कि सॉलिड रीजंस फॉर दी सॉलिड रीजन थे, प्लाजिबल रीजन थे कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन मोस्ट केसेस, कि मोस्ट केसेस में काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व नहीं होती। तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्यों होती है? फ्रिक्शन ऑफ बॉल विद फ्लोर, फ्रिक्शन ऑफ बॉल एंड एयर और साउंड। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किन वजहों से है? इन द केस ऑफ inelastic collisions, the loss of kinetic energy is due to following
reasons. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो फॉलोइंग नहीं, नंबर 1 फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड वॉल, नंबर 2 फ्रिक्शन ऑफ द surface, friction of the ball with floor, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है वो साउंड। इन वजूहात की वजह से, ये जो 3 वजूहात हैं, इनकी वजह से इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो मोस्ट हमारे पास केसेस होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती इन वजूहात की वजह से। यानी कि फ्रिक्शन ऑफ एयर भी प्रेजेंट है, फिर आपके पास जो है वो फ्रिक्शन बॉल और फ्लोर के दरमियान भी है, बॉल और एयर के दरमियान भी है, साउंड की में भी जो एनर्जी है वो डेसिपेट होगी। तो इन वजूहात की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, शो दैट द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये जो 3.12 क्वेश्चन है ये तो सारा थ्योरी का है। ठीक है, ये सारे मैं आपको जो है वो चीज़ें जो है वो करवा चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी कंट्रोल कैलकुलेट किया, मैक्सिमम रेंज भी कैलकुलेट किया, ये सारा थ्योरी का। तो ये आपने वहाँ से इसको जो है वो देख लेना। ये ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा इसको। अब मैं अब जो है वो स्विच ऑफ कर रहा हूँ किसके ऊपर, 3.13 क्वेश्चन के ऊपर। तो 3.13 क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इज मैक्सिमम स्पीड। कहता है कि जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है तो प्रोजेक्टाइल की किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है और किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मिनिमम स्पीड होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.13 है। ठीक है, और 3.11 हमने कर लिया और 3.13, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया 3.10 नहीं था, ये 3.11 था। और 3.12 जो है वो आप खुद कर लेंगे, मैं जो 3.13 जो है उसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन 3.13 कि प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है तो कहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी और कहाँ पर इसकी मिनिमम स्पीड होगी। तो जो स्पीड है, अगर सपोज करें कि हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल जो है एक बॉल है, तो जो बॉल की स्पीड है वो मिनिमम होगी इसकी मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। आप देखें ना कि अगर हम ये फिगर बनाएं, ये देखिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये एक्स और वाई। तो ये प्रोजेक्टाइल गया, यूं गिरा, अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहां पर आके वी वाई कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो at the maximum height the vertical
component of velocity of ball is 0. So the velocity is minimum at max height, मैक्सिमम हाइट पर जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्ट में वो कहता है कि कब इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ बॉल जो है वो मैक्सिमम होगी। आप देखें, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जहां से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, और दूसरा जहां पर आकर वो गिरेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी? जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को जो है द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और द पॉइंट जस्ट टू हिट द ग्राउंड, यानी कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो the velocity of the ball is maximum at the point of projection and at the point of landing। ठीक है जी, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग का पॉइंट है और ये प्रोजेक्शन का, जहां से आपने उसको प्रोजेक्टाइल को जो है वो प्रोजेक्ट किया। तो हमें यह पता चला जी कि मिनिमम स्पीड होगी मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम स्पीड कब होगी? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर। उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 3.14 के ऊपर। इसके दो पार्ट हैं और ये क्या स्टेटमेंट्स जो हैं ये दी हुई हैं, यानी कि ये MCQs टाइप क्वेश्चन हैं। तो आप देखें कि क्वेश्चन 3.14, तो 3.14 जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखें कि जो हमारे पास है बाय 4 आंसर्स। तो व्हाट इज मेंट बाय द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, कि बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो है उससे क्या मुराद है? तो ये 4 ऑप्शन जो है ये आपको दी हुई हैं। द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, द पाथ फॉलोड बाय द powered and unguided projectile, the path followed by the unpowered but guided projectile, the path followed by the powered and guided projectile। हाँ भाई, कौन सी करेक्ट होगी इसमें बताओ? हेलो, कौन सी करेक्ट होगी? 3.14 के अंदर कौन सी करेक्ट होगी 4 ऑप्शंस में से? क्यों भाई, किधर है आप लोग? हेलो, हाँ जी, कौन सी होगी करेक्ट 3.14 के अंदर? ये जो ऑप्शन दी हुई हैं इनमें से कौन सी करेक्ट होगी? बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी किसकी होती है? बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो है वो अनपावर और अनगाइडेड मिसाइल की होती है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो ए स्टेटमेंट है इसकी पहली वो करेक्ट है। द अनपावर्ड एंड द अनगाइडेड मिसाइल। तो ये फर्स्ट जो है ये हमारे पास इसकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है
उसमें कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज ए इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, द बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायोलेटेड। हाँ जी, कौन सी इसमें से करेक्ट है? हेलो, विच वन इज करेक्ट? ए बी सी डी में से कौन सी करेक्ट है? हमारे पास जो है वो किस वक्त इलास्टिक कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन जब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है जी, जब मोमेंटम बी स्टेटमेंट जो है इसकी वो दूसरे की करेक्ट है। बी स्टेटमेंट is correct when the momentum of the system is conserved। जब मोमेंटम जो होता है वो सिस्टम का वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो अब ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जो है वो नेक्स्ट जो है वो अब स्टार्ट करने लगा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको।